देखिए, इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड टोटल 45 एमसीक्यू कराऊंगा और फ्लूइड मैकेनिक्स के बाकी टॉपिक के एमसीक्यू देखने के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, विच लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। यानी जो फ्लूइड रेस्ट में है, जिसको हम स्टैटिक फ्लूइड कहते हैं, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर मेज़र करें तो वो सारी डायरेक्शन में सेम आएगा। ये कहता है पास्कल लॉ। रुका हुआ फ्लूइड और इसमें कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें तो इसको अगर आप 3D में एज्यूम करें तो सारी डायरेक्शन में जो इस पर प्रेशर लग रहा होगा सारी डायरेक्शन से वो इक्वल होगा। पर कब? जब ये रेस्ट में होगा। और वो फ्लूइड भी रेस्ट में माना जाता है जिसमें बॉडी भले ही मूवमेंट कर रही हो लेकिन पानी रुका हुआ हो, पानी के मॉलिक्यूल इधर उधर न भाग रहे हों। तो ये हो जाएगा पास्कल लॉ। ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ। कब होगा? जब मेटासेंट्रिक हाइट नेगेटिव वैल्यू होगी या जीरो होगी या पॉजिटिव होगी या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ बायोन्सी से नीचे होगा। देखिए, एक दो चीज़ें समझ लीजिए पहले आप। कोई भी बॉडी जो होती है उसका अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है जिसको यहाँ पे जी से दिखाया जा रहा है। और जब हम उस बॉडी को पानी में डुबाते हैं या किसी भी फ्लूइड में डुबाते हैं तो जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करती है उस फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसे हम सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं। और इसको हमने यहाँ पे बी से दिखा रखा है। और एक पॉइंट और आती है फ्लोटिंग वाले केस में जो होता है मेटा सेंटर। अब ये वो पॉइंट होता है असल में जिसके अबाउट बॉडी टिल्ट करती है इधर उधर दाएं बाएं। तो जी से लेके एम तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी स्टेबल के केस में जब एम ऊपर होगा, नेगेटिव होगी अनस्टेबल के केस में जब एम नीचे होगा, और जीरो हो जाएगी न्यूट्रल के केस में जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये तीनों केस आपको ध्यान रखने हैं। बस ये जो दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पे इसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो इसका नॉर्मल केस है जब मेटा सेंटर नहीं आता है वो तब होता है जब बॉडी सबमर्ज्ड हो गई हो यानी डूब गई हो। तो स्टेबल का केस है तो यहाँ पे हो जाएगा कि जब मेटासेंट्रिक हाइट की एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। एन ओपन टैंक कंटेन्स 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर covered with 30 centimeter of oil of specific gravity 0.8. The pressure intensity recorded at the bottom of tank is। तो एक टैंक है कुछ इस तरह से जैसा इस वक्त आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें 60 सेंटीमीटर तक तो वाटर भरा हुआ है, पानी है, और उसके ऊपर जो है 30 सेंटीमीटर तक तेल है। यानी दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, इसमें दो अलग अलग फ्लूइड हैं। और देखिए, प्रेशर आपसे यहाँ बॉटम में पूछा जा रहा है तो इसको समझने के लिए ये समझना है कि बॉटम पे आएगा कितना एक्चुअल में। तो ये जो ए बी वाला सरफेस है अगर आप इसको 3D में अज्यूम करें तो यहाँ तक वो प्रेशर आएगा जो ऑयल का होगा, तेल का होगा। इसके बाद जैसे जैसे हम वाटर में नीचे आते चले जाएंगे तो वाटर का ऐड होता जाएगा और वो तो कांस्टेंट रहेगा ही जो ऊपर से आ रहा था। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर से 15 आ रहा था और यहाँ से मान लेते हैं हम बीच में आ गए वाटर के, यहाँ तक वाटर का 5 और ऐड हो गया तो यहाँ तक ये 20 हो जाएगा। 15 ऊपर का कांस्टेंट रहेगा, फिर और नीचे आएंगे 5 और ऐड होगा तो फिर ये टोटल 25 हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हमको दोनों का अलग अलग निकालना है और उसको जोड़ देना है। ऑयल का यहाँ तक आ रहा है, वाटर का यहाँ तक आ रहा है अपना, और इसमें ऑयल का ऐड हो जाएगा बाद में क्योंकि वो ऊपर है। ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए सबसे बेसिक और सबसे जनरल फार्मूला जो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में वो होता है P बराबर रो जी एच। इस एक अकेले फार्मूले से आपको इस टॉपिक में 7, 8, 9, 10 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हो सकता है 4-5 दिखें लेकिन हैं इस टॉपिक से करीब करीब 8-10। ठीक है, अलग अलग तरह से घुमा के। तो दोनों प्रेशर ऐड करेंगे। अब दोनों में जो चीज़ें डिफरेंट होंगी वो क्या होगा, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है तो उनका मास डेंसिटी अलग आएगा। तो मास डेंसिटी जो है वो ऑयल के केस में तो 800 हो जाएगा क्योंकि 0.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है।
अब ये कहाँ से हुआ, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जिस पे वीडियो बन चुका है पहले ही। तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई होगा, यानी मास डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा 800, और वाटर का तो 1000 होता ही है। ठीक है, जी दोनों के केस में 9.81 ले लेंगे, कॉमन भी ले सकते हैं इसे। और हाइट दोनों की अलग अलग होगी, और हाइट को हमें मीटर में लेना है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें मीटर में चल रही हैं। जैसे ये 1000 है तो ये केजी पर मीटर क्यूब में चल रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है सबका। ऐसा यूनिट सुन लीजिए एक बार, जो रो है वो मास डेंसिटी है, इसको केजी पर मीटर क्यूब में रखना है। जी आपको मालूम ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी, और जो हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए, तभी अपने आप कन्वर्ट होके न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे, जोड़ देंगे। न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में टाइम लेगा ये थोड़ा सा, तो इसको आपको बाद में करना है। An iceberg floats in seawater with 14% of its volume projecting above the sea surface. If the specific weight of the sea water is 10,400 Newton per meter cube, determine specific weight of the iceberg. तो पानी का दे रखा है स्पेसिफिक वेट, और आइसबर्ग का बताना है। आइसबर्ग क्या होता है, जैसे बर्फ़ की कोई कोई टुकड़ा हो बड़ा सा, तो वो क्या होता है कि पूरा तो नहीं डूबता, अलग अलग स्पेसिफिक वेट की वजह से कुछ डूब भी जाते हैं, कुछ कम डूबते हैं। तो ये पर्टिकुलर केस ऐसा है कि इसमें 14% ऊपर है जो दिख रहा है पानी से ऊपर, और बाकी 86% नीचे है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसका स्पेसिफिक वेट क्या होगा अगर पानी का 10,400 है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी बॉडी को जब हम पानी में डुबोते हैं, तो जितना उस पर पानी ऊपर फोर्स लगाती है, जिसको बायोंट फोर्स कहते हैं, वो असल में उस बॉडी के द्वारा हटाए गए पानी के वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें दो चीज़ें देखनी है कि एक तो इसने जो पानी हटाया, इस आइसबर्ग ने, इसके 86% वॉल्यूम ने जो पानी हटाया, उसका वेट कितना था, और दूसरा ये कि पानी इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर, जो कि इसका अपना वेट भी होता है। बात वो एक ही होती है, W बराबर mg आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि इसने कितना पानी हटाया इस आइसबर्ग ने, तो वो इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं v। ठीक है, जो आइसबर्ग है इसका अपना वॉल्यूम है v। अब इसने कितना पानी हटाया, तो इसका जो VW है, जो पानी हटा, जो डिस्प्लेस हुआ, वो आइसबर्ग के वॉल्यूम का 86% होगा, पहली बात। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। VW क्या है, जो पानी हटा, वो कितना हटेगा, आइसबर्ग के वॉल्यूम का 86%। आइसबर्ग का यहाँ पे मैंने V माना है, और उसका VW अपने आप ही हो गया। ठीक है, अब वेट निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो स्पेसिफिक, जो यूनिट वेट का फार्मूला होता है, स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं उसे। तो गामा बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से अगर हम वेट देखें तो वेट क्या हो जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ से वेट बराबर गामा इंटू वॉल्यूम, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हमने। पानी का गामा हमें पता था 10,400, और पानी का वॉल्यूम कितना होगा, आइसबर्ग के वॉल्यूम का 86%। ठीक है, तो ये एक टर्म क्लियर हो गई यहाँ पे कि इतना पानी हटा, या जो पानी हटा उसका वेट इतना था। दूसरा हम देखेंगे कि बायोंट फोर्स कितना था। अब बायोंट फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे कि ये जो आइसबर्ग है इसका वेट कितना था। भाई जितना ये नीचे वेट लगाएगा उतना ही तो इस पर पानी ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यही तो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो आइसबर्ग का वेट होगा, इसको भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आइसबर्ग का यूनिट वेट और आइसबर्ग का वॉल्यूम। फिलहाल हमें दोनों नहीं मालूम। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हो गई। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, ये दोनों बराबर होती हैं, तो इनको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो जो v है वो कैंसिल हो जाएगा, वो दोनों में आ गया। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे VW न लेके 0.6v लिया, उसको जानबूझ के हमने आइसबर्ग की टर्म में लिख दिया ताकि बाद में v कैंसिल हो जाए। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ आइसबर्ग, जो कि होगा 8944। यूनिट वही रहेगी जो सी वाटर के लिए थी, न्यूटन पर मीटर क्यूब।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होगा, जितना वो बॉडी पानी हटाएगी, यानी जितना वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, टोटल वेट नहीं होगा, सिर्फ उतना वेट जितना वो, खैर बॉडी का वेट तो होगा ही नहीं, वेट तो फ्लूइड का होगा। द फोर्स exerted by a static fluid on a vertical, horizontal or an inclined plane surface that is immersed depend on the फोर्स। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्चुअली हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेन को या लैमिना को डुबो देते हैं पानी में, चाहे वर्टिकली डुबोएं, चाहे हॉरिजॉन्टली और चाहे इंक्लाइंड फॉर्म में, तो इस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को, ये एक्चुअली टोटल प्रेशर को बोला जाता है तो ये एक किस्म का फोर्स ही। देखिए रो जी एच क्या होता है, एक किस्म का प्रेशर होता है। प्रेशर में जब एरिया का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। उस फोर्स को हम यहाँ पे टोटल प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो टोटल प्रेशर कहिए या हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कहिए, ये बात एक ही है और इसी की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हम देख सकते हैं, एक तो ये मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है, एच बार। अब ये एच बार एक्चुअली क्या है, ये उस लेमिना के सी जी तक की दूरी है टॉप सरफेस से। अब लेमिना का टॉप सरफेस हो सकता है कम दूरी पे हो, बॉटम सरफेस ज़्यादा दूरी पे हो, हम सी जी तक का लेते हैं, सी जी देखते हैं उस लेमिना का या उस बॉडी का। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें और एरिया तो खैर है ही। तो इसके हिसाब से हम अपना ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन सी हमें सही दिखेगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी गामा जो फॉर्मूले में था, एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस ये ए हो गया, एरिया उस बॉडी का था, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, उसका एरिया था। एंड डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस, ये एच बार की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और स्मॉल जी तो है ही, वो लिख नहीं रखा यहाँ पे। तो सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट अ डेप्थ ऑफ डैश द हाइट ऑफ इमर्स्ड सरफेस। अच्छा, सेंटर ऑफ प्रेशर का की बात कर रहा है यहाँ पे। लैमिना दे तो नहीं रखा है पर हम रेक्टेंगल मान के चलेंगे, प्लेन वर्टिकल सरफेस। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होती है उसका फॉर्मूला होता है एच स्टार बराबर एच बार प्लस आई सी जी अपॉन ए एच बार। ये तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर हो गई। सेंटर ऑफ प्रेशर यानी जिस पॉइंट पे पूरा प्रेशर एक्ट कर रहा है। ठीक है, जस्ट जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं। एच बार इसमें क्या है, सी जी तक की हाइट है। आई सी जी उस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, उसके सी जी के अबाउट। ए उसका एरिया हो गया, एच बार वही है जो ये है। तो अलग अलग बॉडी के लिए ये एच बार और ये आई सी जी जो है बदलता रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो कितना नीचे है, उसकी शेप कैसी है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का केस अगर हम लेते हैं जिसकी हाइट एच है और विड्थ बी है, तो यहाँ पे जो एच बार होगा, सी जी तक की डेप्थ वो एच बाई टू हो जाएगी। ठीक, आधे तक होगा। आई सी जी क्या होगा, बी एच क्यूब बाई 12। ठीक है, और इस सब को हम जब सॉल्व करेंगे तो एरिया की जगह बी इंटू एच भी लिख लेंगे। इस सब को सॉल्व करके हमारे पास 2h/3 आ जाएगा। तो ये क्या होगी, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर रेक्टेंगल के केस में। अब ये सब तो समझाने के लिए था, वैसे आपको ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बॉडी होंगी अलग अलग शेप की, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में होता है 2h/3। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा किसके लिए क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि 2/3 ऑफ हाइट ऑफ इमर्स सरफेस, इमर्स यानी जितना डूबा था, तो एच हाइट ली थी ना हमने, तो एच हाइट का कितना आया, 2h/3 आया। तो 2/3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स ऑफ ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, इक्विवेलेंट टू 0.5 मीटर ऑफ वाटर इज। अब देखिए हम जानते हैं कि फ्लूइड जब किसी कंटेनर में भरा होता है या कहीं पर भी होता है तो उसके बॉटम पे एक प्रेशर आता है, या कहीं पर भी वो प्रेशर आता है उस फ्लूइड की वजह से। यहाँ दो फ्लूइड की बात कर रहा है, एक है ऑयल और एक है वाटर। अब वाटर के केस में 5.5 मीटर, 4.5 मीटर तक, सॉरी 4.5 मीटर तक वाटर भरा हुआ है और तब उसके बॉटम पे कुछ प्रेशर आ रहा है। ठीक,
ये पहला केस आप वाटर का मान लीजिए यहाँ पे, और दूसरा मान लेते हैं ऑयल का। अब इस वाटर यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा क्या हो कि सेम प्रेशर आए, जबकि इसके वाटर के केस में जो हाइट है वो 4.5 मीटर है, ऑयल का हमें पता नहीं, इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो इसकी एच मान के निकाल लेंगे। कुल मिला के फॉर्मूला यूज़ करेंगे P बराबर रो जी एच वाला। P दोनों में सेम करना है हमको, ठीक है। दोनों का प्रेशर हम चाहते हैं दोनों के बॉटम में प्रेशर सेम आए। अब दोनों की हाइट अलग अलग क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों के स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है, या दोनों की मास डेंसिटी अलग है, क्योंकि दोनों जो फ्लूइड हैं वो अलग अलग हैं। पानी अलग है, तेल अलग है, जाहिर सी बात है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, ρ1 GH1 बराबर ρ2 GH2, क्योंकि दोनों के रो भी अलग हैं तो हाइट अपने आप ही अलग हो जाएगी, ठीक है। और जी दोनों में सेम यूज़ होगा तो जी कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑयल का हमें 0.9 दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वहाँ से मास डेंसिटी आ जाएगी 900, और पानी की 1000 लेके चलेंगे। पानी की हाइट 4.5 मीटर और ऑयल की हाइट H1 मान के करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 मीटर। यानी जितना प्रेशर पानी में 4.5 मीटर में आ रहा था उतना ऑयल में 5 मीटर में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम थी। A storage tank which is completely full contains 11.3 meter height of water. What pressure would a pressure gauge read that is located 1.5 meter above the bottom of the tank? तो टैंक के हमें बॉटम पे प्रेशर नहीं देखना, उससे 1.5 मीटर ऊपर देखना है। तो हाइट जैसे जैसे नीचे बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। फॉर्मूला हमें यही तो इंडिकेट कर रहा है, रो जी और एच। तो एच की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, पर हमें बॉटम पे नहीं देखना, हमें देखना है बॉटम से 1.5 मीटर ऊपर। तो 11.5 में से 1.5 घटा देंगे, ये हो जाएगा एच। पानी का केस है तो रो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई करके आएगा 96,138। और क्योंकि हमें आंसर देना है किलो पास्कल में, तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो खैर आएगा ही ऐसा यूनिट से, इसी को हम पास्कल बोलते हैं। तो ये पास्कल तो हो ही गया, और किलो लाने के लिए 1000 की डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 96 किलो पास्कल। An open tank contains 1 meter deep water with 50 centimeter depth of oil of specific gravity 0.8 above it. The intensity of pressure at the bottom of the tank is. सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको समझाया था कि नीचे पानी है, ऊपर उसमें ऑयल भरा हुआ है, तो दोनों का ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सीखने लायक चीज़ ये है कि आप ऑप्शन देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमको जी की वैल्यू जो है वो 10 लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 9.81 लेके चलते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर होगा वो पॉइंट की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए जी को 10 ले सकते हैं। ये यहाँ पर सीखने लायक चीज़ है। 10 लेंगे तो पहली वाली टर्म जो है वो 10 आएगी यहाँ पे, मतलब 10,000 की उसमें आ जाएगा। और जो दूसरा है वो 8 पंजे 40 होगा तो वो 4,000 की टर्म में आ जाएगा। 10 और 4 जुड़ेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14,000 होगा, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप किलो न्यूटन के लिए, ठीक है। फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स मेटा सेंटर शुड बी, मैंने आपको बताया था मेटा सेंटर ऊपर होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और बायोन्सी से तो ऊपर अपने आप ही हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की टर्म में देखेंगे हम यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत और ऑप्शन डी बिल्कुल सही, यानी अबव होगा ना, इसके स्टेबल का केस है। एम इज अबव देन जी। प्रेशर ऑफ 10 मीटर ऑफ हेड ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना है कि ऑयल भरा हुआ है 10 मीटर तक और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो बस हाइट भी यहाँ पे दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, तो रो भी हो ही गया 900, तो और जी वहाँ पे लगा लो 9.81, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा अपने आप 88,290। और किलो न्यूटन में बताना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 88.29 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द प्रेशर एट अ पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, वाटर का केस है तो रो हो जाएगा 1000, 4 मीटर बिलो यानी एच हो जाएगा 4, और जी की वैल्यू आप 9.81 ले लेना, ठीक है। फिर से सेम फार्मूला रो जी एच, आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आंसर हमें किलो पास्कल में पूछा है, तो पास्कल तो वो अपने आप हो ही गया, किलो करने के लिए 1000 की डिवाइड कर देंगे। द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस इज गिवन बाय,
तो आपको बताया था एच बार प्लस आई सी जी अपॉन ए एच बार। एच बार को यहाँ पे एक्स बार से लिखा हुआ है, आई सी जी को आई जी लिख दिया है शॉर्ट में, बस। ठीक है, लिखा कैसा भी हो मतलब उसका वही है, एक्स बार का मतलब वही है कि टॉप सरफेस से सी जी तक की डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डैश ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। सवाल यह है कि जो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है, जिसको मैं यहाँ पे आपको एच स्टार से दिखा रहा हूँ बार बार, इसका डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये डेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता। अभी अभी हमने फॉर्मूला ही देख लिया था, इसमें कहीं डेंसिटी आती ही नहीं है। ठीक है, क्या आता है, हाइट आती है, आई सी जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, एरिया आता है, ये सारी चीज़ें डायमेंशन पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सही आंसर हो जाएगा कि ये डेंसिटी से जो है वो इंडिपेंडेंट है। The center of pressure on inclined immersed surface remains valid for the center of pressure on vertical immersed surface if the angle at immersed surface with liquid surface is। अब देखिए, वर्टिकल का हम अलग केस पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल का अलग पढ़ते हैं और इंक्लाइंड का अलग पढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है वर्टिकल और इंक्लाइंड की। वर्टिकल और इंक्लाइंड में जो फार्मूला होते हैं उनमें एक ज़रा सा फ़र्क होता है, छोटा सा फ़र्क। वर्टिकल का फार्मूला तो अभी अभी हमने देख ही लिया एक दो बार। इंक्लाइंड में फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, पर जो ये सेकंड वाली टर्म होती है इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई और हो जाता है। अब थीटा उसमें एक एंगल होता है जब सरफेस जो है इंक्लाइंड होता है, तो ये एंगल अगर 90 हो जाए तो साइन 91 हो जाएगा और तब ये फॉर्मूले दोनों के सेम बन जाएंगे। यही हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि वो एंगल कितना रखें कि दोनों के फॉर्मूला सेम बन जाए, तो 90 रखेंगे। Center of pressure of a vertically immersed surface is always below the center of gravity by the distance of। कितना बिलो होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला देखा था ना कि एच स्टार बराबर एच बार प्लस आई सी जी इतना इतना। यहाँ पे यही कह रहा है कि उस इतना तो है ही, मतलब एच बार तो है ही जो कि पूरा लिखा हुआ है थ्योरी में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके अलावा और कितना होगा, तो इसके अलावा और इतना होगा। जब इसमें ये जुड़ेगा तो ये अपने आप ही सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ हो जाएगी एच स्टार। ठीक है, समझने वाला खेल है बस। द टोटल प्रेशर ऑन एन immersed surface inclined at an angle with the liquid surface is। तो टोटल प्रेशर या जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स था उसी की बात कर रहा है यहाँ पे, पी, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। पी का क्या था, रो जी एच तो था ही इसमें, एच यानी एच बार और उसमें ए का मल्टीप्लाई था। तो इसी टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, ये आपको दिखेगा ऑप्शन सी में। अब इसमें जो रो जी वाली टर्म है इसको इन्होंने गामा लिख दिया है। ये एक्चुअली गामा है जो यहाँ पर डब्ल्यू की फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, गामा हो गया यूनिट वेट और रो इंटू जी क्या होता है, मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो ये दोनों के मल्टीप्लाई से गामा मिलता है हमें। द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय अ स्मॉल एंगल इज। तो ये मेटा सेंटर पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करे। ऑसिलेशन होता है दोलन। सिप आपने देखी होगी जब समंदर में होती है तो इधर उधर डोलती है। ठीक है, तो ये जैसे हम पढ़ते ही थे ऑसिलेशन इधर उधर इधर उधर, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेटा सेंटर वो पॉइंट होता है। अब देखिए थोड़ा अगर समझें हम इसे, जैसे सिप अगर ठीक बीच में है जब तक वो टिल्ट नहीं हुई है तो तो उस वक्त उसने जो पानी हटाया है उसका सेंटर ऑफ बायोन्सी तो अलग था, ये पहले वाला केस है। और जब ये सिप टिल्ट हो गई या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो इसने जो पानी इस वक्त हटा रखा है उसका सेंटर ऑफ बायोन्सी जो है वो चेंज हो जाता है। अब झुकाव इस तरफ आ गया है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो है ये मेटा सेंटर डिसाइड होता है ऊपर, और तब ये वो पॉइंट बन जाता है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करने लग जाती है। ठीक है, इसकी लोकेशन इधर उधर जा सकती है लेकिन वो बी से डिसाइड होगा। बॉडी इधर जाएगी तो ये इधर इधर झुक जाएगा, फिर बी इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करेगी। व्हेन अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन वाटर टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। तो कौन कौन से फोर्स उस पर एक्ट करेंगे, एक तो उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी और दूसरा बायोंट फोर्स उसको ऊपर धकेलेगा। सिंपल, ऑप्शन बी। What is the depth of the center of pressure for the rectangular lamina which is vertically inside the water of height h।
ये वही केस है जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था पूरा सॉल्व करके, 2h/3 आ रहा था उसमें, यही इसका सही ऑप्शन होगा। अब एक बार एक नज़र मार लीजिए सब पे। सबसे पहली बात, ये जितने भी केस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनमें जो है, जो बॉडी है या जो लैमिना है, वो टॉप सरफेस पे है, बस वो नीचे नहीं है। समझ रहे हैं ना, जैसे ये टॉप सरफेस है तो ये ऐसे नीचे नहीं है रेक्टेंगल, वो जस्ट कहाँ पर है, वहीं पर है जहाँ पर सरफेस शुरू हो रहा है। चारों केस में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रेक्टेंगल का आपको बता दिया गया है 2h/3। हाँ, सबके केस में प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करके इनको निकाला जा सकता है, निकाला जाता है, ठीक है, पर ये डायरेक्ट याद हो तो ज़्यादा बेहतर होता है एग्ज़ाम में। रेक्टेंगल में 2h/3, सर्कल में 5d/8, डी यहाँ पे डाया है। ट्राइंगल में दो केस बनते हैं, वर्टेक्स अगर नीचे है तो h/2, वर्टेक्स अगर ऊपर है तो 3h/4। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा फॉर्मूले में जो है वो ICG वाली टर्म होती है, प्लस h बार वाली टर्म भी होती है। अब ICG क्या होता है कि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना होता है। तो जब वर्टेक्स नीचे होता है तो तब हम जो ये देखेंगे CG, वो बेस के अबाउट देखेंगे, यहाँ बेस के अबाउट। और जब ये ऊपर होगा तब हम वर्टेक्स के अबाउट देखेंगे। तो ट्राइंगल में फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। कुल मिला के हम 3 फार्मूला पढ़ते हैं ट्राइंगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, बेस के अबाउट, वर्टेक्स के अबाउट और उसके CG के अबाउट, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला बदल जाता है। एक और वजह ये भी है कि h बार की वैल्यू भी बदलेगी, एक केस में 2h/3 होगी, एक केस में h/3 होगी, इसलिए जो फार्मूला है वो बदल जाएंगे दोनों में। तो ये चारों ध्यान रखने हैं। रेक्टेंगल 2h/3, सर्कल 5d/8, ट्राइंगल जब वर्टेक्स नीचे है तो h/2, ट्राइंगल जब वर्टेक्स ऊपर है तो 3h/4। If the 90% volume of iceberg is immersed in the water and only 10% volume is above the water surface, what is the density of the iceberg? If density of seawater is 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहाँ आपने देखा था 10,000 था क्योंकि वहाँ न्यूटन में था, यहाँ 1,000 आ गया क्योंकि केजी में है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया था, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि सी वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ, और उसमें जो वॉल्यूम लेंगे वो आइसबर्ग की टर्म में लेंगे, उसके पानी के वॉल्यूम की टर्म में नहीं लेंगे। फिर उसके बाद बायोंट फोर्स निकालने के लिए हम आइसबर्ग का वेट देख लेंगे, जो कि गामा इंटू वी की हो जाएगा। गामा यानी आइसबर्ग का स्पेसिफिक वेट, वी यानी आइसबर्ग का वॉल्यूम, दोनों को बराबर कर देंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर रिविजन, कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया है। ए क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इज फ्लोटिंग इन द वाटर with emerging depth of 1 meter. What is the weight in kilonewton of the cube? Consider unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube. कुछ नहीं है, एक क्यूब है, ठीक है। अब ये इसका आधा भाग ही डूब रहा है पानी में, आधा भाग ऊपर है, ठीक है। तो इसका हमें वेट बताना है, क्यूब का वेट बताना है, जबकि इसका यूनिट वेट हमें दे रखा है, नहीं यूनिट वेट नहीं दे रखा है इसका, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डायमेंशन दे रखी है। अब देखिए जितना ये डूब रहा है उसके हिसाब से हम इसका यूनिट वेट निकाल सकते हैं। जैसे पानी का तो यूनिट वेट 10 ले लेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में ये इसका कितना वॉल्यूम डूब रहा है और इसका टोटल वॉल्यूम कितना था। अब क्यूब है, आधा डूब रहा था, टोटल वॉल्यूम तो इसका 8 है, 8 ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसका कितना वॉल्यूम डूब रहा था, क्योंकि ये 1 मीटर डेप्थ तक ही डूब रहा था पानी में, तो 8 का आधा कर देंगे 4, यानी ऊपर आ रहा है वो वॉल्यूम जो इसका इमर्स हो रखा है नीचे पानी में, और नीचे आ रहा है टोटल वॉल्यूम क्यूब का, ठीक है, बॉडी का। और इसको हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, उस चीज़ के रेस्पेक्ट में जिसमें हमने उसको डुबो रखा है। तो पानी में डुबो रखा है तो पानी का यूनिट वेट देख लेंगे, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि पानी में कोई चीज़ कितना डूब रही है, पूरा डूब जा रही है या आधा डूब रही है या आधे से कम डूब रही है या सरफेस पे ही तैर रही है, उससे ये पता चलता है कि जो बॉडी है उसका यूनिट वेट क्या है पानी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर ये जस्ट पूरा डूब जाता, मतलब ज़मीन में नीचे नहीं जाता तल पे, लेकिन डूब जाता पूरा, 1 मीटर की जगह 2 मीटर होता जो इमर्जिंग डेप्थ होती, तब ये 8/8 हो जाता उस केस में। तो यानी कि तब ये जो क्यूब है इसका यूनिट वेट और पानी का यूनिट वेट वो बराबर हो जाते उस केस में, ठीक है। बिल्कुल भी ना डूबता, लेट से सरफेस पे रहता, तो उस केस में बिल्कुल ही ये कम हो जाता, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती।
इससे डिसाइड होता है वो डूब कितना रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि इसका यूनिट वेट जो है वो 5 है, उस पानी के यूनिट वेट का आधा है। और वॉल्यूम वॉल्यूम तो हम निकाल ही सकते हैं इसका, जो कि 8 है। तो वही यूज़ करेंगे यहाँ पे, वेट बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 5 इंटू 8 करेंगे, 80 किलो न्यूटन आ जाएगा। A rectangular block of dimension 2 by 1 by 1 meter is floating in the water with immersing depth of 0.5 meter. What is the weight of block in kilonewton if unit weight of water is 10 kilonewton per meter cube? ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कितना डूब रहा था इसमें भी हमने देखा कि जो नीचे डेप्थ थी इमर्सिंग वॉल्यूम वाली, वो 1 कितना था, 2 by 1 by 1। अब इसका हम अगर वॉल्यूम देखेंगे टोटल तो वो 2 आएगा, और क्योंकि ये डूब आधा रहा है 0.5 मीटर, जैसे मान लेते हैं 2 मीटर इसकी लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर इसकी हाइट है या डेप्थ है, तो इस डेप्थ का आधा हिस्सा ही डूब रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, 2 तो हो गई टोटल वॉल्यूम और 1 हो गया वो वाला वॉल्यूम जो इमर्ज हो रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम निकाल लेंगे कि इसका यूनिट वेट क्या था इस ब्लॉक का, तो वो था 5, आधा पानी के यूनिट वेट का। तो फिर इसका वेट भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट की। यूनिट वेट हम निकाल ही इसलिए रहे हैं ताकि हम वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाल सकें। A longitudinal rectangular surface is hanged into the water such that its top and bottom points are at depth of 1.5 meter and 6 meter respectively. The depth of center of pressure in meter from the top surface is। अब देखिए वहाँ पे मैंने आपको जब 2 3 4 फॉर्मूले बताए तो वहाँ पे इस बात पे जोर दिया ना कि जो सारे सरफेस है वो बिल्कुल टॉप में है, वो नीचे नहीं है। पर जब इस तरह का केस आए, जब जो लैमिना है या जो बॉडी है वो नीचे है पानी से, टॉप सरफेस में नहीं है, तब चीज़ें बदल जाती हैं फिर वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि जो इसका टॉप सरफेस है वो 1.5 मीटर नीचे है, जो बॉटम है वो 6 मीटर नीचे है। तो सबसे पहली बात, इससे हमें इसकी डेप्थ मिलेगी, ये जो लैमिना है इसकी अपनी हाइट मिलेगी। ठीक है, वो हो जाएगी 4.5, 6 में से 1.5 हटा देंगे हम। ठीक है, बेसिक मैथ से। अब इसके आधार पे हम अपना एच बार डिसाइड करेंगे। पहले फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम एच बार निकालेंगे इसमें। ICG का तो इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि उसमें बी वगैरह कैंसिल हो जाता है, पर एच बार निकालना होगा पहले। एच बार के लिए क्या होगा कि ये रेक्टेंगल की आधी हाइट तो हम लेंगे ही, प्लस ऊपर का 1.5 मीटर जोड़ देंगे। रेक्टेंगल की आधी हाइट कौन सी होगी, जो रेक्टेंगल की पूरी हाइट है उसका आधा प्लस ऊपर का 1.5। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही किया जा रहा है, आप देख सकते हैं 4.5 का आधा किया पहले और उसके बाद उसमें 1.5 जोड़ दिया, तब जाके एच बार निकला 3.75 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बस यही था समझने लायक। उसके बाद जो ICG है उसका फॉर्मूला BD³/12 होता है, और जो A होता है वो B/D होता है। तो B तो इसमें वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो B की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। फिर D भी इधर उधर कट फट के कम बचता है, तो D² बचेगा ऊपर, तो 4.5 का स्क्वायर ले लेंगे, और एच बार हमने पहले ही निकाल दिया था 3.75। तो अब आसान है, अब फॉर्मूला बस यूज़ करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो ये निकल के आ जाएगा टोटल 4.20 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ सर्कुलर प्लेट 2 मीटर डायामीटर immersed vertically in water with its top edge 1 मीटर below the water surface is। अब सर्कल का केस है और टॉप एज भी उसका 1 मीटर नीचे है, तो करना वही है यहाँ पे, पहले एच बार क्लियर करना है। तो एच बार जो होगा वो CG तक की डेप्थ होती है ना ऊपर टॉप से, 1 मीटर तो इसमें ये वाला होगा ही खैर, और 1 मीटर ये वाला आ जाएगा। क्योंकि इसका डाया 2 मीटर है तो इसकी रेडियस 1 मीटर होगी, तो 1 और 1 जुड़ के हो जाएंगे 2। अब ICG इसका क्या होता है, π/64 D⁴। ये सब चीज़ें सोम में पढ़ाई जा चुकी हैं आपको। और A क्या होता है, π/4 D²। पाई भी कैंसिल होगा, 4 से 64 भी कटेगा 16 टाइम, और D² से D⁴ भी हट जाएगा, तो सिर्फ D² ही बचेगा। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के ये बचेगा यहाँ पे काट फाट के, तो जोड़ के सॉल्व करके ये आ जाएगा 2.125। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला बताया था 5D/8 वो काम का नहीं था, वो यूज़ में नहीं आया, क्योंकि ये तब का था जब सर्कल जो है जस्ट नीचे था सरफेस में।
लेकिन इसमें क्या था, 1 मीटर नीचे था। ये ध्यान रखना है बस। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इन ट्यूब इक्वल टू 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.4। सिंपल है, प्रेशर दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है, हाइट पूछ रखी है, जी तो हमें मालूम होता ही है। अब ध्यान इसमें ये रखना है कि जो प्रेशर दे रखा है वो ऐसा यूनिट में नहीं है बस, ठीक है। रो तो आप निकाल ही लेंगे 0.8 में 1000 की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। रो को तो केजी में ही रखना है, केजी पर मीटर क्यूब में, पर जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। देखिए अभी हमने कई सारे सवाल किए जिनमें हमसे पी पूछ रखा था, रो भी मालूम था, एच भी मालूम था, और हमने देखा कि जितनी बार भी हमने पी निकाला तो वो पी जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम पी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखें। 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो के, वैसे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं जो रिलेशन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, ये होता है 10⁵ का। नहीं भी याद है तो निकाल भी सकते हैं, केजी से न्यूटन में बदलेंगे तो 1/10 तो वैसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 kg में लगभग 10 न्यूटन होते हैं। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना होता है 100, और 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 10⁴ यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल 10⁵5 हो जाता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा अपने आप 50 मीटर। अब हमें सोचना नहीं है एच किस में आएगा, एच अपने आप मीटर में आ जाएगा। एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर उसकी डेप्थ बढ़ाई जाए, जैसे पहले 1 मीटर नीचे था, फिर 2 मीटर नीचे, अब उसको हम और नीचे 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 लेके जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा सी जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको समझिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो अभी तक हमने जनरल पढ़ा वर्टिकल के केस में। अब ये कह रहा है कि अगर इसको हम नीचे ले जाते जाएं तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे एच बार की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसमें वो वाला हिस्सा ऐड होता जाएगा। ये पहला केस था जब ये सर्कल यहाँ पे था, ये दूसरा केस है जब ये सर्कल यहाँ आ गया। तो ये दूरी और ये दूरी, जब ये वाली दूरी सेकंड वाली, ये वाली, ये जो दूरी बढ़ेगी तो एच बार पे फ़र्क ही पड़ेगा ना, एच बार बढ़ेगा, ठीक है। और रही सॉरी रही बात आई सी जी और ए की, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन दोनों का खेल जो है वो डायमेंशन का है, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चाहे एरिया हो, ये जो है ये डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं। डायमेंशन तो बॉडी की चेंज होगी नहीं, चाहे उसको कितना नीचे धकेल दो। तो कुल मिला के एक ही चीज़ बदल रही है, वो है एच बार, और ये बढ़ रहा है जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है गहराई में, एच बार बढ़ेगा तो ये पूरी टर्म जो है वो कम होगी। ये पूरी टर्म कम होगी तो ये वाली जो वैल्यू है ये धीरे 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 क्या होगी, इसके बराबर आने लग जाएगी, ठीक है। एच स्टार जो है वो लगभग एच बार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम होती चली जाएगी जैसे जैसे वो नीचे जाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो फॉल्स क्लोजर टू द सी जी ऑफ द एरिया। सी जी ऑफ द एरिया से क्या मतलब है, एच बार से, वो वहीं तक की तो डिस्टेंस होती है एच बार, तो वो उसके क्लोज फॉल करेगा। जैसे जैसे हम उसको नीचे ले जाते जाएंगे वो उसके क्लोज आता चला जाएगा, ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन, तो क्या था, जी से लेके एम तक की, तो सी जी से लेके मेटा सेंटर तक की, पहला ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। द टोटल प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अ वर्टिकल स्लूज गेट 2/1 मीटर विद इट्स टॉप 2 मीटर सर्फेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल विल बी। सिंपल है, बस ध्यान रखना है क्या बोला जा रहा है। पहले तो ये बोला जा रहा है कि 2/1 मीटर का ब्लॉक है, जिसमें से जो 2 वाली साइड है वो ऊपर है और 1 वाली ऐसे में है, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता था, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। और 0.5 मीटर नीचे भी है टॉप से, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एच बार है वो 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर होगा। ये जो डेटा दे रखा है इनसे हमें दो चीज़ें मालूम चलेंगी। पहली चीज़ तो ये मालूम चलेगी कि एच बार कितना होगा, वो हो जाएगा 0.5 यहाँ से और 0.5 यहाँ से, क्योंकि ये वाला 1 मीटर है तो ये हो जाएगा 1 मीटर, इसलिए यहाँ पे 1 ले लिया। और एरिया क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 का ब्लॉक है, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे
और क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फोर्स है एक किस्म का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, तो इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी या फिर बाद में बदल के केजी हो जाएगी। पूरा सॉल्व करेंगे तो पहले यूनिट जो आएगी वो न्यूटन में आएगी, 20,000 न्यूटन। ऑप्शन सारे केजी में हैं तो इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 2000 केजी। A vertical triangular area with vertex downward and altitude h has its base lying on the free surface of a liquid. The center of pressure below the free surface is at a distance of ट्रायंगुलर का केस है, मैंने आपको बताया था। वर्टेक्स इसमें नीचे बोला जा रहा है, वैसे तो एग्जाम में आपको देखते टिक लगाना है h/2 पे, ठीक है, पर फिर भी कहाँ से आया थोड़ा सा समझ लेते हैं। ICG जो है वो इस टाइम बेस के अबाउट देखेंगे, जो चीज़ ऊपर होगी उसके अबाउट देखेंगे, तो BH³/36 होता है। h बार इस टाइम h/3 होगा क्योंकि ऊपर वाली डिस्टेंस कम हो जाएगी। उल्टा होता, ऐसा होता तो तब 2h/3 होती, किसकी वैल्यू, h बार की। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ICG और h बार क्लियर करेंगे पहले, फिर इनको यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे, तो h स्टार आ जाएगा हमारे पास h/2, ठीक है। और दूसरा केस भी ध्यान रखना है जब वर्टेक्स इसका ऊपर हो। द टाइम ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। तो इसका देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो टाइम होता है ऑसिलेशन का, इधर उधर जो बॉडी इधर उधर दोलन करती है, वो मेटासेंट्रिक हाइट के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगी तो टाइम जो है वो कम लगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो उल्टा हो जाएगा कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगी तो ऑसिलेशन टाइम जो है वो कम होगा, लोअर होगा। फॉर्मूला के बेस पे हमने ये बात कही। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायंट फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द, किसके सेंट्रॉइड पे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायंट फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। हाँ, जो मैंने आपको बताया था, जो B पॉइंट होता है सेंटर ऑफ बायंसी वाला, वो क्या होता है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका CG, उसका सेंट्रॉइड, ठीक है। तो वहीं से होती है लाइन ऑफ एक्शन। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज, तो इसमें जो है वो सेंट्रॉइड से नीचे होता है। ये इंक्लाइंड का केस है जिसमें जो प्लेन है वो इंक्लाइंड फॉर्म में है, इमर्स हो रखा, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो जो है वो H से नीचे आ जाता है, या इन अदर वे जो CG है उससे नीचे आ जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। उसका झुकाव जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो सेंट्रॉइड से नीचे हो जाता है। द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑन द ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर। अब जैसे एक बॉडी है, कोई डूब रखी है, इसको समझने के लिए आप ऐसा करिए, जैसे ये कोई बॉडी है जो डूब रखी है पानी में, ये सब यहाँ पे पानी है, तो इसके जो टॉप में प्रेशर आ रहा होगा और जो बॉटम में प्रेशर आ रहा होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हाइट अलग अलग है, ठीक है। हाइट अलग अलग होने की वजह से P की वैल्यू अलग अलग होगी, और इन्हीं दोनों का जो रिजल्ट होगा, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, ये तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसी को रिजल्टेंट प्रेशर बोला जा रहा है, ठीक है। तो डूबी हुई वस्तु पे जो प्रेशर लग रहा होता है रिजल्टेंट वाला, उसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। जबकि जो बायोंसी होता है वो एक किस्म का बायोंट फोर्स होता है। बायोंसी तो खैर प्रोसेस हो गई, एक फिनोमिनन हो गया, पर ये बायोंट फोर्स से निकला है। अब बायोंट फोर्स असल में वो फोर्स है जो पानी उस बॉडी को ऊपर धकेलने के लिए लगा रहा है, ठीक है। ये बॉडी जो डूब रखी है इसको ऊपर धकेलने के लिए पानी इस पर एक बायोंट फोर्स लगा रहा है, उसको हम बायोंट फोर्स बोलते हैं, वो फिनोमिनन बायोंसी कहलाता है। जबकि अपथ्रस्ट जो है वो प्रेशर की टर्म में यूज़ होता है। बस ये छोटा सा फ़र्क है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इस सवाल में। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोंसी। जो वॉल्यूम जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंटर ऑफ बायोंसी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन चीज़ों को, इसलिए द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज, जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ डैम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, या सारे। तो देखिए लेंथ और ब्रेड्थ से कोई मतलब नहीं होता है प्रेशर का, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है कि गहराई कितनी है, यानी डेप्थ पे, ठीक है। अब डैम कितना भी लंबा हो
मतलब रिजर्वायर कितना पीछे तक भरा हुआ हो, उससे प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, नीचे ज़मीन पे। ठीक है, हम हाइड्रोस्टेटिक देख रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ डेप्थ मायने रखती है। फॉर अ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी डैश मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचिंग कंडीशन। तो ये कंडीशन होती हैं रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग करके, कौन सी किस में होती है बस ये देखना है। देखिए, जो मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला होता है वो सिंपल मैथमेटिक्स से निकलता है, बी एम माइनस बी जी से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नीचे बी पॉइंट था, ये बीच में जी पॉइंट था और ऊपर एम पॉइंट था। तो अगर हमें जी एम निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि बी एम में से, ये पूरा बी एम है, इसमें से हम बी जी वाली टर्म को हटा दें तो अपने आप ही जी एम बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो बी एम वाली टर्म है ना वो मालूम है। बी एम वाली टर्म होती है आई अपॉन ये वी, सॉरी मुझे इसका वो नहीं पता, ठीक है, पर हमें मतलब है यहाँ पे आई से। अब जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस ऑब्जेक्ट का जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अबाउट विच ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। अब एक्सिस इसकी चेंज हो सकती है, ऐसा क्यों लिख रखा है कि अबाउट विच ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो सकता है एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो। तो जब वाई एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसको हम रोलिंग कंडीशन कहते हैं, और एक्स एक्सिस में पिचिंग कहते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं। तो हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में एक फ़र्क जानते हैं कि एक्स एक्सिस वाले केस में, जो पिचिंग वाला केस है, उसमें आई की वैल्यू ज़्यादा आती है। फॉर्मूला ही कुछ ऐसा होता है, बी डी क्यूब बाई 12। जब हम इसको बी क्यूब डी बाई 12 लिखते हैं तो तब ये वैल्यू कम आ जाती है। क्यों कम आती है, क्योंकि डी जो है वो बी से ज़्यादा होता है इन जनरल। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये इस नतीजे पे आते हैं यहाँ पे कि जो पिचिंग वाला केस है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा रोलिंग वाले केस से। आई ज़्यादा होगा तो ये ओवरऑल जीएम जो है ज़्यादा होगा, यानी मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारा खेल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो पहले रोलिंग का लिखा हुआ है तो रोलिंग में कम होगा पिचिंग के मुकाबले। रोलिंग वाई वाला केस है, वाई एक्सिस वाला, और पिचिंग जो है वो एक्स एक्सिस वाला केस है। If a vertical circular plate of dia D is submerged in water, what is the depth of center of pressure from the water surface? तो वो होता है 5d/8। फिर भी आपको समझा देते हैं हल्का सा। h बार इसमें d/2 होगा क्योंकि d डाया है, आई सी जी, और a का फॉर्मूला पहले ही डिस्कस हो चुका है, सबको आता है। रखेंगे, सॉल्व करेंगे, d/2 प्लस d/8 आएगा, फाइनल सॉल्व करके आ जाएगा 5d/8। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंट फोर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय। तो बायंट फोर्स को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में निकालते हैं, कितना वेट उसने डिस्प्लेस किया। ए वेसल कंटेनिंग वाटर ऑफ डेप्थ h is accelerated upward with an acceleration of g/2, the pressure of the bottom of the vessel is। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन वाला केस है, वो कॉन्सेप्ट लगता है, ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो g जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे तो वो नीचे खींच ही रहा था। अगर उसके बॉटम को हम ध्यान में रखते हुए बात करें, जी का तो यहाँ पे लग ही रहा था एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, पर हम इसको ऊपर भी खींच रहे हैं g/2 से, तो वो दोनों ऐड होंगे यहाँ पे। रिलेटिव मोशन वाला केस है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो एफएम में जो हम मशीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें रिलेटिव मोशन काफ़ी आता है, सेम चीज़ है। अगर हम इसको नीचे ला रहे होते वेसल को तब उल्टा होता, तब जी में से उतना कम हो जाता जितने से नीचे आ रहा होता। ठीक है, लेकिन ऊपर ले जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। तो बस इतना सा यहाँ पे समझना है कि जो जी होगा वो जी प्लस g/2 होगा, क्योंकि g/2 से ऊपर भी खींच रहे हैं, उतना प्रेशर बढ़ेगा उस पर। तो टोटल ये 3/2g हो जाएगा। और इसमें अगर हम रो जी को इकट्ठा करें तो गामा लिख सकते हैं, यही हमें उसमें दिख जाएगा ऑप्शन में, 3/2 गामा एच। ठीक है, ये गामा है लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको। इस सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बायोंसी इक्वल टू डूबी हुई बॉडी किसके बराबर होती है, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कुछ नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड एट डेप्थ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली बिलो अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन टैंक इज। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ हाइट ही तो बदलनी है, बाकी ना तो रो बदलेगा ना जी बदलेगा। तो
हाइट के हम यहीं से देख सकते हैं कि 1/4 का रेशियो आएगा। बाकी समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पहला प्रेशर P1 होगा, दूसरा P2 होगा। रो इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि दोनों एक ही फ्लूइड का केस है, यानी एक वाटर का ही केस हो गया। जी तो वैसे ही सेम होता है। हाइट बदलेगी, एक में 0.5 है, एक में 2 मीटर है। 0.5/2 करेंगे तो 1:4 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एन इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, तो मेटासेंट्रिक हाइट जब बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम जानते हैं स्टेबल वाला केस ही वो होता है जिसमें एम जो है वो ऊपर रहता है। एम अगर कोइंसाइड कर जाए तो बॉडी न्यूट्रल में आ जाती है, और एम अगर नीचे आ जाए तो वो अनस्टेबल का केस होता है। अगर आप इनके एनिमेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एम जब नीचे आता है तो क्यों उसको अनस्टेबल कहते हैं, क्योंकि उस केस में जो बॉडी वो डूब जाती है, फिर वो फ्लोट नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि एम ऊपर रहे ताकि बॉडी स्टेबल रहे। तो सीधी सी बात है, मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो पहला सही होगा तो दूसरा तो अपने आप ही गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं दोनों। और पर होगा ये कि एम जितना ऊपर जाता है बॉडी में ऑसिलेशन उतना ज़्यादा होता है, फिर जिस वजह से कंफर्ट कम हो जाता है। तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन कंफर्ट जो है वो कम होगा, कंफर्ट बढ़ेगा नहीं उस केस में। तो पहला और चौथा सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ऑलराइट, ये थे 45 MCQs। अगर आपको कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।